एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। एक देश एक चुनाव के लिए कमेटी बन चुकी है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में ये कमेटी बनी है। अध्यक्षता वो करेंगे, बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। और देखिए, जो भी इसमें कानूनी पेच होंगे इस पर वो स्टडी करेंगे। रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में कमेटी बन चुकी है। एक देश एक चुनाव के लिए कमेटी का गठन हो चुका है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। एक देश एक चुनाव के लिए यानी वन नेशन वन इलेक्शन पर कमेटी का गठन हुआ। रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में ये कमेटी काम करेगी। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कमेटी के अध्यक्ष होंगे और एक देश एक चुनाव के लिए ये कमेटी काम करने वाली है। जो भी कानूनी पहलू होंगे, बाकायदा उन कानूनी पहलुओं पर यह कमेटी काम करेगी। एक देश एक चुनाव के लिए कमेटी का गठन। पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता में कमेटी गठित हो चुकी है। एक देश एक चुनाव, जिसके लिए कमेटी का गठन हुआ। और कमेटी के अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। देखिए, जानकारी यह है कि एक देश एक कानून, माफ कीजिएगा, एक देश एक कानून एक तरफ जहां उस पर मुहर लग सकती है। इस बार जब विशेष सत्र रहने वाला है तो वो उस पर जरूर काम हो सकता है। दूसरी तरफ एक देश एक कानून के अलावा एक देश एक चुनाव, ये एक और अहम विषय है। और एक देश एक चुनाव को लेकर भी जानकारी ये है कि तैयारी की जा रही है। और उसी के लिए आप देख सकते हैं फिलहाल कि रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन हुआ है। देखिए, एक देश एक चुनाव, इसका सीधा सा मतलब ये है कि देश में होने वाले जो सारे चुनाव होंगे उनको एक साथ करा लिया जाएगा। आज़ादी के बाद कुछ सालों तक लोकसभा विधानसभा के जो चुनाव थे वो साथ साथ ही हुआ करते थे, लेकिन बाद में समय से पहले विधानसभा भंग होने और सरकार गिरने के कारण ये परंपरा टूट गई। अब सीधा सा सवाल ये है कि इस वन नेशन वन इलेक्शन बिल लागू करने के नफा नुकसान होगा क्या, यानी इससे क्या फायदा और क्या नुकसान संभव है। केंद्र सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है। इस दौरान में मोदी सरकार संसद में एक देश एक चुनाव बिल लेकर आ सकती है। केंद्र सरकार ने यूसीसी पर कदम बढ़ाए हैं। और अब देखिए, एक देश एक कानून के बाद एक देश एक चुनाव। और देखिए, संसद का विशेष सत्र जिसको लेकर एक तरफ पहले ही विपक्ष भड़क चुका है, लेकिन ये एक देश एक चुनाव क्या है इसका जरा आपको जिक्र करते हुए इस पर पूरी विस्तार से जानकारी देते हैं, जिसकी अध्यक्षता रामनाथ कोविंद, जो कि देश के पूर्व राष्ट्रपति है, वो करेंगे। देखिए, बहुत ही सिंपल सा, सारे चुनाव एक साथ हो जाएं। आज़ादी के बाद जैसा हमने जिक्र किया, पहले एक साथ ही लोकसभा विधानसभा के चुनाव हुआ करते थे, लेकिन जैसे विधानसभा कहीं की भंग हो गई तो ऐसे में चुनाव आगे पीछे होने लगे। और इसी तरीके से देश का चुनाव अलग, राज्यों का चुनाव अलग अलग होने लगा। तो ऐसे में देखिए, लाभ इसका क्या होगा। एक देश एक चुनाव की वकालत खुद पीएम मोदी कर चुके हैं। इस बिल के समर्थन के पीछे सबसे बड़ा तर्क यही दिया जा रहा है कि इस चुनाव में जो होने वाला खर्च है करोड़ों रुपया, वो बच जाएगी। क्योंकि जब पूरे देश का चुनाव एक साथ होगा, जब पूरे देश में एक साथ एक चुनाव होगा, तो ऐसे में खर्चा कम पड़ने वाला है। पैसों की बर्बादी से बचना इसका मकसद है। प्रधानमंत्री मोदी ने कई मौकों पर वन नेशन वन इलेक्शन की वकालत की है। इसके पक्ष में ये कहा जाता है बार बार कि एक देश एक चुनाव बिल लागू होने से देश में हर साल होने वाले जो चुनाव है उस पर खर्च भारी धनराशि जो थी वो बच जाएगी। बता दें कि 1951 से 52 लोकसभा चुनाव में 11 करोड़ रुपए खर्च हुए। 2019 लोकसभा चुनाव में 60,000 करोड़ रुपए खर्च हुए। पीएम मोदी कह चुके हैं कि इससे देश के संसाधन बचेंगे और विकास की जो गति है वो धीमी नहीं पड़ेगी। बार बार चुनाव कराने के झंझट से इससे छुटकारा मिल जाएगा। क्योंकि देखिए, एक देश एक चुनाव के समर्थन के पीछे तर्क बार बार यही दिया जा रहा है कि भारत जैसा विशाल देश जिसमें हर साल कहीं ना कहीं पर चुनाव रहते हैं, इन चुनाव के आयोजन में पूरी की पूरी स्टेट मशीनरी और संसाधनों का इस्तेमाल होता है। लेकिन ये बिल लागू होने से चुनाव की बार बार की जो तैयारियां होती हैं उनसे छुटकारा मिल जाएगा। पूरे देश में चुनावों के लिए एक ही वोटर लिस्ट होगी, जिससे सरकार के विकास कार्यों में कोई रुकावट भी नहीं आएगी और न ही विकास कार्यों की गति से रुकने वाली है। एक देश एक चुनाव का समर्थन करने वालों को कहना यह है कि देश में बार बार होने वाले चुनाव से आदर्श आचार संहिता लागू करनी पड़ती है। इससे सरकार के जो कई नीतिगत फैसले होते हैं या फिर विभिन्न योजनाएं जो होती हैं उनको लागू करने में दिक्कत आती है। और आनंद मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आनंद का सीधे रुख करते हुए, आनंद, कमेटी का गठन हो चुका है। कमेटी जो भी इसके कानूनी पहलू हैं उस पर गौर करेगी। अब बार बार चर्चा इसी बात को लेकर चल रही है कि ये जो विशेष सत्र बुलाया गया है, इस विशेष सत्र में एक देश एक कानून एक देश एक चुनाव, ये बिल आ सकते हैं। इसको लेकर क्या जानकारी आपके पास में है? जी बिल्कुल, आपके चैनल भारत 24 ने कल ही बताया था कि मोदी सरकार एक विशेष सत्र लाने जा रही है जिसमें कई महत्वपूर्ण बिल, जिसमें से एक था एक देश एक कानून, एक देश एक चुनाव को लेकर बिल लाया जाएगा। और उसके साथ साथ
मुस्लिम या कहें महिला आरक्षण को लेकर एक बिल लाया जाएगा, जिसको लेकर अब उसकी औपचारिकता पूरी कर ली गई है। कमेटी का गठन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता खुद फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद करेंगे। दरअसल ये कमेटी देखेगी हर तमाम पहलू को कि कैसे इस पूरे कमेटी के थ्रू उसको देखा जाएगा कि कैसे इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, क्या क्या बाधाएं आएंगी, उनको कैसे दूर किया जाएगा। लगातार मोदी सरकार ने पहले भी कई बार घोषणा की थी कि इस देश में कई चुनाव और लगातार चुनाव होते रहते हैं, जिसके चलते मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगाया जाता है और जिसके चलते कई बार सरकारी काम में बाधा आती है। तो उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना था कि इस देश में एक कानून और एक ही चुनाव होने चाहिए, जिसके चलते अब उसको लेकर रूपरेखा धीरे धीरे तय की जा रही है और एक कमेटी का गठन कर दिया गया है। कमेटी जल्द ही अपना तमाम रिपोर्ट सरकार को देगी, उसके बाद फैसला किया जाएगा कि आगे इसको कैसे इम्प्लीमेंटेशन करना है। अच्छा, अभी तक पॉलिटिकल रिएक्शन किस तरह के आ रहे हैं? सत्ता पक्ष के लोग तो बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि साहब ये तो फायदे का सौदा है ना, खर्चा कम होगा, दबाव कम पड़ेगा, संसाधनों की बचत होगी। दूसरा, जो मेहनत लगती है बार बार, कभी यहाँ हर साल कहीं ना कहीं चुनाव होते ही हैं, वो मेहनत बचेगी तो जाहिर सी बात है और बेहतर काम हो पाएगा। सरकार के नीतिगत फैसले जो चुनाव के कारण कई दफा रुक जाते हैं क्योंकि आचार संहिता लागू हो जाती है, ऐसे में वो वहां पर लागू नहीं हो पाते, ये सब दुरुस्त होगा। ऐसे ही विपक्षी पार्टी के लोगों के भी क्या रिएक्शन आ रहे हैं आनंद? जी बिल्कुल, अगर सरकार की बात करें तो सरकार इसको एक मास्टर स्ट्रोक के रूप में देख रही है। जहां बीजेपी के नेताओं को उसको लेकर पूरी तरह से खुश है। उनका साफ कहना है कि चुनाव, भारत एक सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी से कहा जाता है। तो इसमें 3 लेयर्स के चुनाव होते हैं, जिसमें पंचायत होता है, उसके बाद विधानसभा, उसके बाद लोकसभा। तो कई लेवल्स के इलेक्शन होते हैं और कई बार मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के चलते कई बार सरकारी कामों में बाधा आती है, जिसको लेकर अब इस पूरे मामले में मोदी सरकार ने एक मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए एक देश एक चुनाव को लेकर कमेटी का गठन किया है। जिसके बाद अब इसकी रूपरेखा तय की जाएगी कि लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव एक साथ हो सके, जिससे तमाम सरकारी अधिकारियों को सहूलियत मिल सके, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के चक्कर में सरकारी काम ना रुके। तो कई ऐसी चीज को लेकर बीजेपी कहें या इस मामले में पूरी तरह से खुश है। लेकिन अगर बात करें विपक्षी गठबंधन, जिसका नाम INDA यानी इंडिया रखा गया है, उसको लेकर वो पूरी तरह से हैरान है कि मोदी सरकार ने इतना बड़ा जो मोदी सरकार ने बोला था, उसके बाद इतना बड़ा इम्प्लीमेंटेशन होते जा रहा है। तो उसको लेकर वो सवाल खड़ा कर रहे हैं और अपनी रणनीति को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि अब कैसे इसमें इम्प्लीमेंट किया जाएगा और इसको लेकर अपना पक्ष कैसे रखा जाएगा। जी, जाहिर सी बात है, इसको लेकर चर्चा लगातार चलिए। बहुत शुक्रिया आनंद आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। देखिए, रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में, देश के पूर्व राष्ट्रपति हैं, उनकी अध्यक्षता में दरअसल इस कमेटी का गठन हुआ है। एक देश एक चुनाव का मतलब क्या है, किस तरह से एक देश एक चुनाव के बाद में नियम बदल जाएगा। देखिए, जैसा हमने जिक्र किया था कि 1951-52 में लोकसभा चुनाव का खर्च जो था वो 11 करोड़ था, लेकिन अब वही जो खर्च है वो बढ़कर 60 करोड़ हो चुका है। 2019 का जब लोकसभा चुनाव हुआ तो उस दौरान में 60 करोड़ रुपया खर्च हुआ 2019 के लोकसभा चुनाव में। और देखिए, ऐसे ही राज्यवार अगर बात करें तो राज्यवार भी जब चुनाव होते हैं, पंचायत का चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो, ऐसे ही पैसे खर्च होते हैं। तो सरकार के जो लोग हैं, यानी सरकार के जो नुमाइंदे हैं खास तौर पर, वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि साहब देखिए, एक तो जो बार बार चुनाव होता है उस पर खर्च बहुत ज़्यादा होता है। एक बार में ही चुनाव होगा, एक ही वोटर लिस्ट होगी, पूरे देश की एक वोटर लिस्ट होगी और उसके बाद आपको आराम से वोटिंग का अधिकार मिलेगा और बहुत ही चीज़ें स्मूथली हो जाएंगी। और दूसरा, जो विकास कार्य हैं उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। खर्च बताते हुए बकायदा देखिए जिक्र किया जा रहा है कि किस तरीके से जो खर्च है चुनाव को बढ़ता जा रहा है। जब एक पूरे देश में चुनाव, विधानसभा के, लोकसभा के और चाहे पंचायत के, सारे चुनाव जब एक साथ होंगे तो ऐसी सिचुएशन में फ़ायदा ये होने वाला है कि एक ही बार जो खर्चा होगा वो एक ही बार, देखिए क्योंकि एक ही बार में पूरा प्रोसेस चल रहा है, उसी प्रोसेस में विधानसभा का भी चुनाव हो गया, पंचायत का भी चुनाव हो गया, लोकसभा का भी चुनाव हो गया, तो आपको अपना प्रधानमंत्री मिल गया, मुख्यमंत्री मिल गया, पंच सरपंच आपको मिल गए। तो इससे एक तो जो टाइम है, एनर्जी है, वो दोनों बचेगी। लेकिन एक देश एक चुनाव से नुकसान क्या हो सकते हैं, इसको लेकर भी चर्चा हो रही है। देखिए, केंद्र सरकार भले ही एक देश एक चुनाव के पक्ष में, लेकिन इसके विरोध में भी कई मजबूत तर्क गढ़े जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि अगर ये बिल लागू होता है तो इससे केंद्र में बैठी पार्टी को एक तरफा लाभ हो सकता है। अगर देश में सत्ता में बैठी किसी पार्टी का सकारात्मक माहौल बना हुआ है तो इससे पूरे देश में एक ही पार्टी का शासन हो सकता है और ये डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है। ये पॉइंट्स आ रहे हैं। राष्ट्रीय क्षेत्रीय पार्टियों में मतभेद की बात आती है। इसके खिलाफ एक तर्क ये भी दिया जाता है कि राष्ट्रीय और जो नेशनल वाली और जो रीजनल पार्टी हैं उनके बीच में जो मतभेद है वो और ज़्यादा बढ़ सकता है। कहा यह जा रहा है कि एक देश एक चुनाव से राष्ट्रीय पार्टियों को बड़ा फायदा पहुंच सकता है क्योंकि छोटे दलों को इसमें नुकसान होने की संभावना है। राज्य में जब चुनाव होते हैं तो ऐसे में जो रीजनल पार्टीज होती है वो भी, उनकी भी जो इम्पोर्टेंट रोल होता है, उनकी भूमिका होती है इम्पोर्टेंट। लेकिन जब देश का चुनाव होगा तो देश
के मुद्दों पर बात हो रही होगी, राज्य के मुद्दे उसमें पीछे छूट जाएंगे, ये तर्क दिए जा रहे हैं। और देखिए, इस बिल को लागू करने की राह आसान नहीं होगी। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं, कई वो कह रहे हैं कि इस बिल को अमली जामा पहनाने के लिए संवैधानिक ढांचागत और राजनीतिक चुनौतियां बनी हुई हैं। किसी भी विधानसभा या लोकसभा का कार्यकाल एक भी दिन बढ़ाने के लिए संविधान में संशोधन करना होगा, राष्ट्रपति या फिर शासन लगाना होगा। इसके अलावा जिन राज्यों में सरकार बीच कार्यकाल में ही भंग हो जाएगी, वहां पर संवैधानिक इंतजाम कैसे होंगे। इसके अलावा विधानसभा का कार्यकाल घटाने या फिर बढ़ाने की सर्वसम्मति कैसे बनेगी, ये भी एक सवाल है। अब देखिए, एक बात ये भी आती है कि एक देश एक चुनाव का बिल अगर पेश हो रहा है तो इस पर संविधान विशेषज्ञ जो है अपना अपना तर्क दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बिल लाना इतना आसान भी नहीं है, इसे एक पूरी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, इसके लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा और विशेष सत्र में इस बिल को लाया जाएगा तो इसे वैचारिक बिंदु के तौर पर लाया जाएगा। यानी आप इस पर विचार कीजिए, चर्चा कीजिए कि भाई सबके इस पर जाहिर सी बात है क्या क्या विचार हैं, वो भी जाहिर सी बात है। जब आप पूरे देश में एक इतने बड़े बदलाव की बात करें तो डेमोक्रेसी में उस पर चर्चा होना बेहद ज़रूरी है, तो ये वैचारिक बिंदु के तौर पर लाया जाएगा। ये एक ये तर्क ये भी आया। अब देखिए, इसके अलावा अगले साल ही क्योंकि लोकसभा चुनाव होने जा रहा है 2024 का, चुनाव में ज़्यादा वक्त बचा नहीं है, ऐसे में कुछ महीने पहले इतना बड़ा चुनाव सुधार होगा तो इसके लिए संवैधानिक प्रक्रिया को भी समझना होगा। बिल लागू करने से पहले इसे कई चरणों से गुजरना होगा। सबसे पहले संविधान संशोधन विधेयक को लोकसभा राज्यसभा दोनों के अंदर पेश करना होगा। इसमें सरकार को कोई दिक्कत नहीं आ सकती क्योंकि चाहे बात करें निचले सदन की, वहाँ पर पूरा बहुमत का आंकड़ा है, और जब ऊपरी सदन की बात आती है तो वहाँ पर भी सरकार के पास में वो नंबर गेम जुट ही जाता है। तो दोनों सदनों से बहुमत से इस विधेयक का पारित होना जरूरी है। इसके बाद कम से कम 15 राज्यों की विधानसभाओं से इसे अनुमोदित कराना होगा। और देखिए, संवैधानिक संशोधन आर्टिकल 368 के तहत सदन में बहुमत के दम पर बिल पारित होता भी हो तो उसके बाद राज्यों की मंजूरी लेना भी जरूरी होता है। तो ऐसे में कौन कौन से वो राज्य होंगे जो उसके लिए तैयार हो जाएंगे। जहां पर बीजेपी शासित राज्य हैं वो तो तैयार हो जाएंगे, लेकिन जहां पर विपक्षी पार्टियों की सरकार है वहां क्या। अब देखिए, एक सवाल ये आता है कि क्या कभी एक साथ होते थे चुनाव। आज़ादी के बाद 1952 में, 57 में, 62 में, 67 में लोकसभा विधानसभा के चुनाव एक साथ ही होते थे। इसके बाद बारी आई 1968 की, 1969 की। कई विधानसभाएं जो थी, यानी जो राज्य की सरकारें थी, वो समय से पहले ही भंग हो गई और उसके बाद 1970 के अंदर लोकसभा भी भंग कर दी गई। इससे एक साथ चुनाव की जो परंपरा थी वो टूट गई। अगस्त 2018 में एक देश एक चुनाव पर लॉ कमीशन की रिपोर्ट आई थी और इस रिपोर्ट में सुझाव दिया गया था कि देश में 2 फेज में चुनाव कराए जा सकते हैं। पहले फेज में लोकसभा के साथ ही कुछ राज्यों के विधानसभा चुनाव और दूसरे फेज में बाकी के राज्यों के विधानसभा चुनाव। लेकिन इसके लिए भी कुछ विधानसभाओं का कार्यकाल बढ़ाना होगा, तो किसी को समय से पहले भंग करना होगा और ये सब बगैर संविधान संशोधन के मुमकिन नहीं है। तो ये आपने बारीकी से इसको समझ लिया कि इसमें क्या फायदे हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं। एक देश एक चुनाव को लेकर चुनौतियां कई रहने वाली हैं उसको पारित कराने को लेकर। तो ऐसे में कई जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये मान रहे हैं कि वैचारिक बिंदु के तौर पर इसको रखा जा सकता है। एक देश एक चुनाव के लिए हालांकि कमेटी बन चुकी है और जो भी इसके कानूनी पहलू होंगे उन पर यह कमेटी बात करेगी, काम करेगी और इसकी अध्यक्षता खुद कर रहे हैं रामनाथ कोविंद। वन नेशन वन इलेक्शन पर कमेटी का गठन हो चुका है, पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता में इस कमेटी का गठन हुआ है। संविधान में इसके लिए संशोधन की आवश्यकता होगी एक देश एक चुनाव के लिए। अब उस संशोधन के लिए सरकार तैयार है। फिर दूसरा देखिए, एक और जो पहलू आता है वो ये कि कम से कम 15 राज्यों को अनुमोदित को यहाँ पर करना होगा, यानी उनको इस पर अपनी सहमति जतानी होगी। और क्या वो नंबर गेम भी सरकार जुटा पाएगी। तो देखिए, चुनौतियां कई हैं, लेकिन क्या इन चुनौतियों के लिए पहले से ही तैयारियां सरकार द्वारा की जा चुकी हैं। क्योंकि सरकार का जो लॉजिक है, सरकार का लॉजिक ये है कि साहब देश में हर साल चुनाव होते हैं। एक एक करके जरा पॉइंट्स को समझने की कोशिश कीजिए किस तरह से एक एक करके जो चुनाव होता है। अब देखिए, अभी 2024 के चुनाव से पहले 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होना है, तो 5 राज्यों का अलग अलग खर्चा। 5 राज्यों के अंदर आज चुनाव हो रहे हैं, अगले साल फिर चुनाव होंगे, उसके अगले साल फिर चुनाव होंगे। मतलब एक चुनाव निपटता नहीं है कि दूसरा चुनाव सर पर होता है। ऐसे में सरकार ये कह रही है कि अगर पूरे देश में एक चुनाव होगा तो खर्चा भी एक बार होगा, यानी इलेक्शन कमीशन को एक ही बार में ही काम करना होगा। आप पूरी तैयारी कीजिए देश की, राज्यों की, पंचायत की, और उसके बाद में आप एक साथ चुनाव कराइए। लेकिन इससे पहले जो रिपोर्ट आई थी उस रिपोर्ट में यह कहा गया था कि चुनाव में आप 2 फेज में आप जा सकते हैं। अमित तिवारी इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ में, नेता बीजेपी।
अमित तिवारी, आप लोग क्या वाकई ये तैयारी कर रहे हैं कि इस सेशन में एक देश एक चुनाव पर काम कर लिया जाए? देखिए, ये जो विशेष सत्र आ रहा है उस पे जो चर्चाएं होंगी वो निश्चित तौर पे गरीब कल्याण और गरीब हितों के लिए होगी, गरीबों के। और अगर जब हम बात कर रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन की, तो इसके लिए इलेक्शन कमीशन ने भी कह दिया है कि हम तैयार हैं। और अभी इलेक्शंस में 8-9 महीने बाकी हैं। तो अगर कोई उस स्तर पे तैयारी हो रही है या डिस्कशन इनिशिएट हो रहा है, तो मेरे ख्याल से ये सकारात्मक है। और ये ऐसा नहीं है कि ये आज ही पहली बार होगा, ये भविष्य में भी हो चुका है। जब देश आजाद हुआ तो 67 तक वन नेशन वन इलेक्शन ही हो रहा था। लेकिन चूंकि केरला में कांग्रेस ने सरकारें बर्खास्त की और कई अन्य जगह सरकारें बर्खास्त की, तो वो जो पर एक अमित जी, टेम्परामेंट था वो आज बिगड़ हालात गया। अलग हैं। इसमें एक पॉइंट जो आता है वो ये आता है कि जब देश का चुनाव होगा, देश के चुनाव के साथ जब विधानसभा चुनाव भी होगा, तो ऐसे में जो सकारात्मक माहौल होगा वो जो देश की नेशनल पार्टी है उनके लिए होगा। रीजनल पार्टी से ज्यादा इफेक्ट उनका होगा और इसका फायदा एक तरफा उनको मिलेगा। इसीलिए रीजनल पार्टीज को ये डर लग रहा है कि डेमोक्रेसी कहीं पीछे ना छूट जाए इस चक्कर में। ऐसा नहीं होता है। देखिए, अगर किसी सरकार ने काम किया है और उसके काम अगर जनता तक पहुंच रहे हैं, तो निश्चित तौर पे फायदा उसी पार्टी को होता है। और अगर हमने पिछले 9 साल में गरीब हितों के लिए, गरीब कल्याण के लिए, सुशासन के लिए अगर काम किया है और जनता तक इनके हितें पहुंची हैं, जिस तरीके से हमने 4 करोड़ से ज्यादा घर देने का काम किया है, जिस तरीके से जल जीवन के माध्यम से हमने घर घर साफ जल पर पहुंचाने का काम किया है, जिस तरीके से हमने 4,500 करोड़ के हिसाब से स्टार्टअप लोन दिए हैं, जिसमें मुख्यतः जो ओबीसी समाज के लोग हैं और माइनॉरिटी समाज के लोग। चलिए ठीक है अमित जी, बहुत शुक्रिया आपका बातचीत के लिए हमारे साथ में। तो देखिए, सरकार के नुमाइंदे, प्रवक्ता सब ये कह रहे हैं कि ये देश के हित में होगा और जनहित में होगा। हम तो अब तक भी जनहित के ही कार्य कर रहे थे और आगे भी कदम जनहित के